चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, तो आपका बहुत ही बैकबोन चैप्टर है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को आप थोड़ा तमीज से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। फाइन, चलिए इससे पहले कि हम लोग वेक्टर्स में आगे बढ़े, वेक्टर्स को पढ़ना शुरू करें, हमारे पास सबसे पहली टर्म आपकी आती है फिजिक्स। पहले आपको समझना पड़ेगा इसके लिए फिजिक्स क्या चीज है, व्हाट इज फिजिक्स, है ना। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें, व्हाट इज फिजिक्स, अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं कि फिजिक्स आपका क्या है, तो एज यू नो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो फिजिक्स में हम केवल उन चीजों को डिस्कस करेंगे जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। मतलब आपको पता है कि नेचर जो है, जो हमारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, आपके उसमें बहुत सारे फिनोमेना आपके होते रहते हैं। तो ऐसे फिनोमेना जिसको कि आप मेजर कर सकते हो, है ना, मेजर कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे, दैट फिनोमेना इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। एंड एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज मेजरेबल कम्स अंडर द फिजिक्स। अच्छा जी, इसका एग्जांपल क्या है? सपोज मैं बात करता हूं आपकी एक नेचुरल फिनोमेना का है फ्लो ऑफ एयर। आपकी एयर फ्लो करती है ना। अच्छा, अगर आपकी एयर फ्लो कर रही है, अगर आप उस फ्लो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, आप एयर की फ्लो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एयर का वॉल्यूम फ्लो रेट, कितने लीटर एयर आपकी फ्लो कर रही है पर सेकंड, अगर आप वो मेजर कर सकते हैं, तो आपका वो एयर फ्लो क्या बन जाता है, वो बन जाती है मेजरेबल प्रॉपर्टी। और दैट कैन बी स्टडीड अंडर द टॉपिक फिजिक्स, जिसको आप फिजिक्स अंडर में स्टडी कर सकते हैं। तो मींस नेचर में घटित होने वाली, प्रकृति में घटित होने वाली ऐसी घटनाएं, ऐसे फिनोमेना जिसको कि आप मेजर कर सकते हैं, तो वो सभी फिजिक्स के अंडर में आती हैं। मतलब नेचर, वो नेचुरल फिनोमेना जिनको कि आप मेजर कर सकते हैं, जिनको कि आप मेजर कर सकते हैं, कम्स अंडर द फिजिक्स। तो आप कह सकते हैं, अच्छा अब हमें ये भी पता है कि आपके सभी नेचुरल फिनोमेना आप हम मेजर नहीं कर सकते, सभी नेचुरल फिनोमेना हम लोग मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि हम कहते हैं आज मैं खुश हूं, बट मैं ये नहीं बता सकता मैं कितना खुश हूं, 10 किलो खुश हूं, 20 किलो खुश हूं, बिकॉज जो खुशी होती है, आपकी हैप्पीनेस होती है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, ये नेचर का पार्ट है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, दे कैन नॉट बी मेजर्ड। तो ये आपका नेचर का पार्ट है, बावजूद इसका उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो मतलब हम उनको फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फिजिक्स में आप केवल वही नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करेंगे जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं। समझ गए ना? तो ऐसे नेचुरल फिनोमेना जिसको हम मेजर कर पाएंगे, उसको हम फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टीज। तो आई कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ नेचर, इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, मतलब नेचर का पार्ट है। नेचर का वो पार्ट जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे। और जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं, वो फिजिक्स के अंडर में नहीं आएगी, वो फिजिक्स के किसी और साइंस की किसी और ब्रांच के अंडर में आप उसको स्टडी करोगे। हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स कुछ भी हैं, वो हम फिजिक्स के अंडर में स्टडी नहीं करते, साइंस की किसी और ब्रांच के अंडर में स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में हम केवल वही नेचुरल फिनोमेना स्टडी करेंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इन दिस वे आई कैन से कि फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ नेचर, नेचर का एक पार्ट है, कंप्लीट नेचर का फिजिक्स नहीं बोल सकते। फाइन, दूसरा आप ये भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स, फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट, फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट, व्हाटएवर कैन बी मेजर्ड, जो भी चीज मेजर की जा सकती है, आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, तो हम कह सकते हैं फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो इट इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट, फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है जी। अब इसमें एक मेजरमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ रहा है, मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो आप ये भी कह सकते हैं आपका, अब हम बात कर लेते हैं पहले मेजरमेंट की, आपकी है ना। मेजरमेंट से पहले हम बात करेंगे आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि हमने इसमें टर्म आपको याद हो एक आई थिंक फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? वो नेचुरल फिनोमेना जिसको कि हम वो प्रॉपर्टी जिसको कि आप मेजर कर सकते हो, उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जो भी फिजिक्स है, इसको आप मेजर करोगे, जो चीज मेजर की जा सकती है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है जी। तो फिजिक्स है तो फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या भैया? तो दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, मतलब ये क्या है? मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज। तो जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं, दे आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल क्या है? कौन कौन सी चीज आप मेजर कर सकते हो? लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, टेंपरेचर मेजर कर सकते हो, इवन कोई आपकी लाइट जल रही है तो उसकी चमक होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आप उसको भी मेजर कर सकते हो, चमक को भी हम मेजर कर सकते हैं। समझ गए ना? उसके बहुत सारे एग्जांपल है, आपका लेंथ हो गया,
लेंथ हो गया, मास हो गया, मास को भी आप मेजर कर सकते हो केजी में, मास, टाइम हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी को भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, एनर्जी को भी मेजर कर सकते हैं, फोर्स को आप मेजर कर सकते हो, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब मेजरेबल क्वांटिटीज है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है, राइट। अच्छा जी, अब ऐसे भी कुछ चीजें होती है जिसको मेजर नहीं कर सकते, होती है, मैंने आपको बताया इसका एग्जांपल क्या, फीलिंग्स है, इमोशंस आपको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वो आपकी क्या नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है वो, ठीक है जी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें क्या मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज से जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और आपकी फिजिक्स की आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब हमारे इसमें टर्म आ रही थी मेजरमेंट, आप लोगों को याद हो, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। आप फिजिक्स में सारी चीजें मेजर करोगे और मतलब जो चीजें मेजर कर सकते हैं वही आप पढ़ोगे फिजिक्स में। तो मेजरमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है, तो जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं मेजरमेंट। अब किसी भी चीज को हम कैसे मेजर करते हैं, किसी भी चीज को हम कैसे मेजर करते हैं, द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी मेजर पर्टिकुलर थिंग, किसी भी चीज को हम कैसे मेजर करते हैं। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे ये जो हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करना है, आई नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड। इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा मैं यूज करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, एक स्टैंडर्ड यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, एक स्टैंडर्ड, कुछ भी ले सकते हो आपको स्टैंडर्ड, समझ गए ना। आप चाहे तो एक मीटर ले लो, एक मीटर, मीटर भी क्या एक स्टैंडर्ड ही तो है। तो मैंने बोल दिया भैया ये डस्टर है, दिस डस्टर इट इज हैविंग ए स्टैंडर्ड लेंथ, जिसकी एक स्टैंडर्ड लेंथ है, इस डस्टर की एक स्टैंडर्ड लेंथ है, ये स्टैंडर्ड लेंथ है, मैंने बोल दिया ये स्टैंडर्ड लेंथ है, समझ गए ना। तो ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड है, डस्टर इज स्टैंडर्ड, इट इज इस डस्टर की लेंथ क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड लेंथ हो जाएगी। और इस स्टैंडर्ड लेंथ को हम एक नाम देंगे, मैंने नाम दिया इसको गोलू, क्या नाम दिया, गोलू, ठीक है जी। तो दिस स्टैंडर्ड, ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड है, इसको मैंने एक नाम दिया गोलू। गोलू क्या क्या कहलाएगा, गोलू इसकी यूनिट कहलाएगी, क्या कहलाएगी, इस स्टैंडर्ड को जो आपने नाम दिया है दैट इज कॉल्ड यूनिट, दैट इज कॉल्ड यूनिट। अब मुझे अगर इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है तो मैं इस गोलू से या इस डस्टर से कंपेयर करूंगा, क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा इस डस्टर की लेंथ को। कैसे, यहां पर रखो, एक गोलू, दो गोलू, तीन गोलू, चार गोलू, करते करते मैं कहता हूं 10 गोलू, ये 10 तक आ गया, कितना आ गया, 10 तक। तो मतलब इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे इस डस्टर को, इस गोलू को 10 बार रखना पड़ा, यहां से लेके यहां तक लाइन में मुझे 10 बार रखना पड़ा। तो आप कह सकते हो कि जो ये डस्टर है, जैसे ये जो बोर्ड है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, जो लेंथ है इस बोर्ड की, वो गोलू से, गोलू मतलब इस डस्टर की लेंथ, इस डस्टर की लेंथ से गोलू से कितना गुना है, गोलू से 10 गुना है। इस डस्टर की लेंथ से 10 गुना लेंथ है इस बोर्ड की, समझ गए। तो मैं इस बोर्ड की लेंथ L को क्या लिख सकता हूं, 10 टाइम्स दैट ऑफ गोलू, 10 टाइम्स दैट ऑफ गोलू, गोलू ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ। तो बेसिकली हमने लेंथ को मेजर किया, हमने फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, क्योंकि लेंथ क्या है, लेंथ इज फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो इस लेंथ फिजिकल क्वांटिटी को आपने कैसे मेजर किया, आपने इसको लेंथ को कंपेयर किया, किससे, एक स्टैंडर्ड लेंथ से कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया, एक स्टैंडर्ड लेंथ से कंपेयर किया। तो ये जो कंपैरिजन आपका आया है, यही तो मेजरमेंट होता है भैया, मेजरमेंट। तो व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट आपका क्या है, इट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस। क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ को अगर मुझे कंपेयर करना है, सॉरी लेंथ को मेजर करना है, तो लेंथ को मैं कंपेयर करूंगा एक स्टैंडर्ड लेंथ से, समझ गए ना। तो मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट से मतलब है कंपैरिजन करना स्टैंडर्ड यूनिट से, किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। तो मेजरमेंट क्या है, इट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस, इट इज ए कंपैरिजन प्रोसेस, जिसमें की कंपैरिजन प्रोसेस इन विच, जिसमें कि आप जैसे फ्लैश पे हो रहा है, इस डेफिनेशन आप देख सकते हैं, जिसमें कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया कि आपका मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट इट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस। जैसे कि मैंने किसी बच्चे से पूछा, भैया बेटा बताओ आपका वेट कितना है, बच्चे ने बोला 60 केजी। सो लेट्स सपोज किसी का वेट 60 केजी है, 60 केजी तो खैर मास होता है, मैंने किसी बच्चे से मास पूछा तो बच्चे ने बोला सर 60 केजी मेरा मास है। तो मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, देखो मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, मास इज मेजरेबल क्वांटिटी। बच्चे ने बोला 60 केजी मास है, 60 केजी मास मतलब 60 टाइम्स दैट ऑफ केजी। 60 केजी मतलब क्या है, 60 गुना 1 किलो। केजी क्या होगा, एक स्टैंडर्ड मास है, केजी क्या है, 1 केजी क्या है, 1 केजी को स्टैंडर्ड मास है, समझ गए ना।
एक वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड मास है, समझ गए। तो उससे कंपेयर किया आपने, उस बच्चे ने अपने मास को कंपेयर किया 1 केजी से, बोला कि भैया मैं 1 केजी से 60 गुना है मेरा मास। तो उस बच्चे ने अपना मास कंपेयर किया किससे, 1 केजी मास से, और बताया कि मेरा मास, उस बच्चे का मास मतलब उस 1 केजी 60 टाइम्स है। तो बच्चे का मास कितना है, 60 टाइम्स दैट ऑफ 1 केजी, 60 टाइम्स दैट ऑफ 1 केजी। तो यहाँ पर 1 केजी क्या चीज है, एक स्टैंडर्ड है। 1 केजी क्या चीज है, स्टैंडर्ड वेट है, स्टैंडर्ड मास है आपके पास, जिससे बच्चे उस स्टैंडर्ड से बच्चे ने अपना मास कंपेयर किया, बताया कि भैया मास 60 केजी है, समझ गए ना। तो 60 केजी बच्चे का मास आ गया। तो ये जो मेजरमेंट है 60 केजी का, जो मेजरमेंट आपने बताया, बच्चे ने बताया मुझे मेजरमेंट, ये क्या है, ये मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन प्रोसेस ही तो है, जिसमें बच्चे ने अपने मास को कंपेयर किया 1 केजी स्टैंडर्ड मास से, समझ गए ना। तो मेजरमेंट इज बेसिकली कंपैरिजन प्रोसेस। तो आप देख रहे हो, आपको ये समझ में आ गया मेजरमेंट क्या चीज है, कंपैरिजन प्रोसेस है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, समझ रहे हो। उस स्टैंडर्ड को जो नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिट। आप उस स्टैंडर्ड को ग्राम दे दो नाम, आप उस स्टैंडर्ड को नाम मिलीग्राम दे दो, आप उस स्टैंडर्ड को नाम किलोग्राम दे दो, ये आपके ऊपर है, समझ गए ना। तो कोई भी स्टैंडर्ड होगा उसको नाम दिया जाएगा, उस नाम को बोलते हैं यूनिट। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा मेजरमेंट क्या चीज है, ठीक है जी। तो आपको ये चीज मोटे मोटे तौर पे क्लियर हो गई। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या होती है भैया, साइंस ऑफ मेजरमेंट, मेजर करोगे सारी चीजें। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जो भी चीज मेजर की जा सकती है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन प्रोसेस है भाई, ठीक है जी। फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, इसलिए हमें मेजरमेंट के बारे में पढ़ना पड़ा। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेदर इट इज लेंथ, मास, टाइम, व्हाटएवर इट इज, तो इसमें दो चीजें आती होती है, आपसे कंपेयर करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। आपने देखा ना बच्चे का मास कितना था, 60 into kg। तो उसमें दो चीजें आ रही थी, न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट आ रही है। यूनिट मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के नाम को हम यूनिट बोलते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इनटू में यूनिट आएगी, स्टैंडर्ड है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, जैसे हमें मास है, मास के मेजरमेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है और यूनिट आ रही है। भैया कितना टाइम्स है, किससे, केजी से 60 गुना, केजी से 60 टाइम्स है ना। तो कितना गुना और किससे कितना गुना। तो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, किसी भी चीज के मेजरमेंट में दो चीजें आती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और किस स्टैंडर्ड से आपने उसको कंपेयर किया है, स्टैंडर्ड का नाम, समझ गए ना। तो किसी भी चीज के मेजरमेंट, किसी फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू स्टैंड फॉर फिजिकल क्वांटिटी की, उसमें दो चीजें आती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दी यूनिट। यूनिट का मतलब स्टैंडर्ड। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होगी, है ना। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी, दिस फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो तरह की होती है बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है, जिसको कि आप मेजर कर सकते हैं, ये भी दो तरह की आपकी फॉर द वन इज वेक्टर, अनदर वन इज स्केलर, ठीक है। ये भी डिटेल में पढ़ना है हम लोगों ने, वेक्टर को ही डिटेल में पढ़ना है। और वेक्टर्स पढ़ने के लिए ये सब तामझाम मैंने आपको बताया था, तामझाम। अच्छा जी, अब जो यूनिट होती है, यूनिट्स, ये जो यूनिट होती है बच्चों ध्यान देना, यूनिट भी दो तरह की होती है, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी होती है आपकी डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है जी। यूनिट्स आपकी दो तरह की है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब मेजरेबल क्वांटिटीज जो होती हैं, ये दो तरह की, वेक्टर्स एंड स्केलर। अब क्या होते हैं वेक्टर्स, क्या होते हैं स्केलर, क्योंकि मैं अभी फंडामेंटल डिराइव्ड डिटेल में जाऊंगा नहीं, हमारा भी मोटिव पढ़ना है वेक्टर्स, वेक्टर्स पढ़ना हमारा मोटिव है, तो हम लोग वेक्टर्स में घुसेंगे। फिजिकल क्वांटिटी टाइप होते हैं दो, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट पे, स्केलर एंड वेक्टर्स को स्टडी कर लेते हैं। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आपकी मेल क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। और दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब हम बात करते हैं पहले स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा ये बताओ, हमें इन दोनों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, इन दोनों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। सपोज मेरे पास एक बॉक्स है ना, इस बॉक्स, ये बॉक्स आपके पास है, इस बॉक्स में आपने यहाँ से 20 जूल हीट की, आपने 20 जूल हीट इम्पार्ट की और यहाँ से 20 जूल हीट इम्पार्ट की। जूल, जूल इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को हम जूल से कंपेयर करते हैं, तो ये एनर्जी की यूनिट है। आपने इस बॉक्स को 20 जूल हीट यहाँ से दी, 20 जूल हीट यहाँ से दी। मैंने आपसे बोला कि इस बॉक्स के पास नेट हीट कितनी है, व्हाट इज द नेट हीट कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, यहाँ पे 20 जूल आई, यहाँ से 20 जूल आई, तो ऑब्वियस आपका आंसर होगा दिस बॉक्स विल बी हैविंग 40 जूल ऑफ क्या, टोटल एनर्जी, 40 जूल जो भी एनर्जी है अप्लाई कर दिया। अब मैंने एक सिमिलर बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, एक सिमिलर बॉक्स आपने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आपने 20 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट किया और यहाँ से आपने 20 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट किया, 20 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट किया,
यहाँ से 20 न्यूटन, यहाँ से 20 न्यूटन। नेट फोर्स कितना है? हमारा कॉमन सेंस क्या बोलता है भैया, आप कोई कार है, यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स यहाँ से लगा रहे हो और उसी कार पे पीछे से भी 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो नेट फोर्स कितना होगा उस कार पे? यहाँ से भी आप 20 न्यूटन लगा रहे हो, यहाँ से 20 न्यूटन लगा रहे हो, इक्वल फोर्स लगा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस बोलता है आपका कि 0 न्यूटन विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस कार। 0 न्यूटन कार का नेट फोर्स होगा। अच्छा जी, यहाँ पे 20 और 20 का नेट 40 है, यहाँ पे 20 और 20 का नेट 0 है, ऐसा क्यों भैया? ये बॉक्स भी सेम है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम है, देखो 20 20 है ना, पर यहाँ पर 20 और 20 का नेट 0 आ रहा है, यहाँ पे 20 और 20 का नेट 40 आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो यहाँ पे आपने क्या चीज ऐड कर रहे थे, यहाँ पे एनर्जी ऐड कर रहे थे, और यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स ऐड कर रहे हैं, तो मतलब एनर्जी अलग तरीके से ऐड होती है और जो फोर्स है वो अलग तरीके से ऐड होता है। कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को? देखो सेम चीजें लग रही हैं, पर यहाँ पे 20 20 का एडिशन 40 आ रहा है, यहाँ पे 20 20 का एडिशन 0 आ रहा है, ऐसा क्यों हो भैया? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही मेजरेबल क्वांटिटी है, एनर्जी भी मेजरेबल क्वांटिटी है, एनर्जी भी फिजिकल क्वांटिटी है, और फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी। फिर दोनों में फर्क क्यों है एडिशन? मतलब दोनों अलग टाइप की है। इसमें आपने जब ऐड किया तो डायरेक्शन कंसीडर नहीं की, जिस भी दिशा से जितना एनर्जी आ रही थी आपने सिंपली इसको ऐड कर दिया, इस डायरेक्शन में इतनी एनर्जी आई, इस डायरेक्शन में आई, आपने सिंपली इनको अलजेब्रिक सम निकाल दिया और बोल दिया 40 जूल एनर्जी टोटल। पर जब आपने यहाँ पर 20 और 20 न्यूटन फोर्स को ऐड किया तो ना केवल आपने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया, बल्कि ये बात भी देखी कि वो फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो 20 और 20 का नेट 0 हो जाएगा। अगर यही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे होते 20 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, है ना, तो ये 40 हो जाता नेट फोर्स। तो मतलब जब आप फोर्सेस को ऐड करते हो तो आप ना केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हो बल्कि डायरेक्शन भी कंसीडर करते हो। मतलब फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की आपकी हुई, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की आपके पास आ रही है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट अगर होती है तो इन्हें कहते हैं वेक्टर्स, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो दे आर नोन एज स्केलर्स। फाइन, तो हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, पहली है स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, और दूसरी जिसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ऐड करते वक्त आप दिशा डायरेक्शन भी देखेंगे तो उन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फाइन, तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, समझ रहे हो आप, जो ये फ्लैश हो रही है डेफिनेशन स्केलर की यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी डायरेक्शन हो, सम 40 आना है आपके पास। अगर इवन ये भी होता, ये बॉक्स है, यहाँ पे 20 जूल हीट आ रही है, यहाँ से 20 जूल हीट आ रही है ऊपर से, तब भी भैया टोटल कितना आता? 40 जूल हीट होती है इस बॉक्स के पास, समझ गए ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। तो एडिशन में यहाँ पर केवल जब ऐड करोगे तो केवल मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है इनमें, इसके अलावा। इसके एग्जांपल क्या होगी? एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया एनर्जी, और क्या एग्जांपल इसके? एनर्जी, फॉर एग्जांपल एनर्जी हो गया, डिस्टेंस हो गया, और क्या है? डिस्टेंस हो गया आपका, स्पीड हो गई, है ना, और एरिया कईयों को लगता है कि वो स्केलर पर वो वेक्टर क्वांटिटी है ना, एरिया नहीं है। डेंसिटी है ना, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या भैया? वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी को सिंपली हम वेक्टर्स भी बोलते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन इसको ऐड करते वक्त आप डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं, है ना। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो तो 0 न्यूटन बोल दिया, यही फोर्स सेम डायरेक्शन होते हैं, 20 भी यहाँ से 20 भी, दोनों 20 इस तरफ से इस तरफ होते हैं, तो आप बोलते हैं नेट फोर्स इज 40, नेट फोर्स इज 40। तो मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है ना। तो सच काइंड ऑफ क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल क्या है? एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, एक एग्जांपल ये आपका फोर्स है ना, फॉर एग्जांपल फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्लास 9 से पढ़ते आए हो, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। डिस्टेंस आपका हो गया, और क्या है? ओ सॉरी, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस नहीं है, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन आपका हो गया, वेलोसिटी आपका हो गया, स्पीड नहीं वेलोसिटी आपका हो गया, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, एटसेट्रा। ये सब क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। अच्छा, आपको एक बात पता चल गई कि यहाँ पर 20 और 20 का जो सम आ रहा है, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। यहाँ पर 20 और 20 का सम 0 आ रहा है। बच्चों, जो 10 तक आपने प्लस माइनस पढ़े ना, वो अपने दिमाग से निकाल दो। वहां पे जो प्लस माइनस था, जो 10 तक आपने प्लस माइनस पढ़ा था, उसमें प्लस का मतलब क्या होता है? सिंपली वो मैग्नीट्यूड को ऐड करता है। ये वाला प्लस क्या करता है? जो आपने अभी तक जो प्लस माइनस पढ़े, यहाँ पे प्लस का काम क्या है? इसके मैग्नीट्यूड को उसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना,
समझ रहे हो? अब जो आप प्लस पढ़ेंगे, अभी जो आपने अलजेब्रा पढ़ी थी उसमें प्लस का बस इतना सा रूल था, वो क्या मैग्नीट्यूड का अलजेब्रा। पर अब जो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं आप, इसमें प्लस का मतलब क्या होता है, ये ना केवल मैग्नीट्यूड को ऐड करता है बल्कि डायरेक्शंस को भी ऐड करता है। क्या करता है? डायरेक्शंस को भी ऐड करता है। अब जो आप प्लस पढ़ने वाले हैं, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर एडिशन पढ़ने वाले हैं, वेक्टर एडिशन, यहाँ पर प्लस के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, ना केवल मैग्नीट्यूड ऐड करना, जबकि ये बल्कि ये आपका डायरेक्शंस को भी ऐड करता है। पर हमने डायरेक्शन ऐड करना सीखी नहीं आज तक, बचपन से तो हम मैग्नीट्यूड ऐड करना सीखते हैं, मैग्नीट्यूड 2 + 3 5। अब मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन भी ऐड करनी है, प्लस का मतलब डायरेक्शन भी ऐड करनी है। डायरेक्शन ऐड कैसे करें भाई, वेक्टर एडिशन कैसे निकालें, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमें वेक्टर अलजेब्रा। तो हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा और उसमें देखेंगे हाउ कैन वी ऐड टू वेक्टर क्वांटिटीज, दो वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे ऐड करें। समझ गए ना? क्योंकि ध्यान देना बच्चों, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और अगर यही फोर्स, तो दैट सिंगल फोर्स विल बी द रिजल्टेंट एंड और आई कैन से इक्विवेलेंट ऑफ दीस टू वेक्टर्स। मतलब अगर कोई सिंगल वेक्टर उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे जितना कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स मिलकर कर रहे थे, तो वो सिंगल वेक्टर्स, वो इन सबको क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा या इक्विवेलेंट वेक्टर कहलाएगा। तो आई थिंक इक्विवेलेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, क्लियर होगा? ठीक है जी, चलिए ठीक है। तो रिजल्टेंट बस कहता हूं जी, 10 यहां पर जो आपके पास दो ये वेक्टर्स हैं 10 और 20 न्यूटन, इनको मैं बोलता हूं कि आपका सही वेक्टर ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है जी, ए और बी मिलकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर मैं कहता हूं इन दोनों को हटा के आप सिंगल वेक्टर लगाया इस बॉडी पर, सिंगल फोर्स लगाया आर वेक्टर, और ये अकेला वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो ये दोनों मिलकर कर रहे थे। अगर ये दोनों फोर्स वेक्टर है, ए और बी फोर्स है, तो आर वेक्टर जो सिंगल फोर्स है वो उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसी डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है जिस डायरेक्शन में दोनों मिलकर कर रहे थे। तो ये आर वेक्टर इन दोनों का इक्विवेलेंट फोर्स वेक्टर कहलाएगा, फोर्स वेक्टर कहलाएगा। ठीक है जी, तो आपका जो आर वेक्टर है जो कि इस दिशा में कहीं होगा आपका आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर क्या है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसी का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है जी, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कैसे करें, क्वेश्चन तो ये है कि रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कैसे करें। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में फर्दर दो मेथड है, ट्रायंगल लॉ एंड पॉलीगन लॉ। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपका ट्रायंगल और पॉलीगन लॉ। ठीक है जी, तो पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ की, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ, फिर हम बात करेंगे पॉलीगन लॉ की। तो हम पहले बात करते हैं ट्रायंगल लॉ। व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ, सपोज कोई बॉडी, उसमें दो फोर्स लग रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है जी, इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पर एरो का साइज भी इंपॉर्टेंट है, जो एरो का जो साइज होता है ये बताता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। या 10 न्यूटन का है, 20 न्यूटन का फोर्स है ये, तो आपको दिख रहा होगा कि बी वेक्टर का जो साइज है ए वेक्टर से हाफ ए वेक्टर का आता है। तो मतलब जितना भी ए वेक्टर का फोर्स है, जितना भी ये मैं कह रहा हूँ 50 न्यूटन है तो 25 न्यूटन होगा, ये 100 न्यूटन है तो 50 न्यूटन होगा, क्योंकि दोनों के साइज में डिफरेंट है, दोनों साइज डिफरेंट है आपका। और ये बी वेक्टर हाफ साइज का है एज कंपेयर टू ए वेक्टर। तो साइज भी इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है जी, तो याद रखना यहाँ पे स्केलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भैया 1 सेंटीमीटर का जो आपने एरो बनाया है वो कितना न्यूटन फोर्स शो कर रहा है। मैंने बोल दिया 1 सेंटीमीटर का जो एरो है वो 5 न्यूटन का फोर्स शो कर रहा है। तो देख लेना ये 10 सेंटीमीटर का एरो है, 10 सेंटीमीटर मतलब 50 न्यूटन फोर्स, समझ गए ना। ये 5 सेंटीमीटर का एरो है तो 5 सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर 25 न्यूटन, तो 25 न्यूटन फोर्स है। तो इस तरह से आप स्केलिंग से बता सकते हैं किसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है जी, अब आपने एक बात और गौर की, इन दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल जुड़ी हुई है। ये होता है हेड, एरो वाला होता है हेड, पीछे वाली थी टेल। अब इन दोनों वेक्टर की टेल से टेल जुड़ी हुई है, तो मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा दोनों का रिजल्टेंट? अब क्या करना है भैया, किसी भी एक वेक्टर को शिफ्ट करो, या तो ए वेक्टर को शिफ्ट करो या बी वेक्टर को शिफ्ट करो। ऐसे शिफ्ट करना है कि जिस भी वेक्टर को आप शिफ्ट करेंगे उस वेक्टर की ना तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। मैं यहाँ पर बी वेक्टर को शिफ्ट करता हूँ, बी वेक्टर मैंने शिफ्ट किया, बी वेक्टर अभी दोनों वेक्टर की टेल से टेल जुड़ी हुई है। मुझे बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड पर टिकाना है, ए वेक्टर बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड पर टिकाना है। शिफ्ट करेंगे बी वेक्टर को, बी वेक्टर ऐसे शिफ्ट करेंगे ना तो उसकी दिशा चेंज होगी, ना डायरेक्शन चेंज करनी है, ना मैग्नीट्यूड चेंज करना है, समझ गए ना। तो आपने शिफ्ट किया, आप शिफ्ट करके इसको यहां पे लिया, ये लिया है बी वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर है। तो आपने देखा भैया साइज भी उतना ही बी वेक्टर का, आप इस करते हैं बी वेक्टर को शिफ्ट करके यहां पे लिया है तो साइज भी उतना ही है, मतलब मैग्नीट्यूड उतना ही है, डायरेक्शन भी वही है, देखो उसी दिशा में भी बी वेक्टर।
तो डायरेक्शन भी वही है और साइज भी मैग्नीट्यूड वही है, तो मतलब बी वेक्टर आपने चेंज नहीं किया, शिफ्ट कर दिया बस, चेंज नहीं हुआ। चेंज कब होता है? अरे वेक्टर में दो तो चीजें होती हैं, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी आपकी वही है जो यहाँ पे थी बी वेक्टर की, और साइज भी उतना ही, मैग्नीट्यूड उतना ही है, तो ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुई। मतलब क्या है? बी वेक्टर चेंज नहीं हुआ, तो ये बी वेक्टर आपका यहाँ पे आ गया, ये आपके पास बी वेक्टर, ठीक है जी। तो आप इस बी वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ जाए। अब आपने देखा यहाँ पर दोनों वेक्टर की टेल से टेल जुड़ी हुई थी, यहाँ पर क्या है? बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड है, तो इस वाले बी वेक्टर को भूल जाओ। आपने एक बात और नोट करी होगी कि यहाँ पर जो दोनों वेक्टर हैं ए एंड बी वेक्टर, दोनों क्या हैं? सेम ऑर्डर में, इसमें सेम सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। कैसे सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है दोनों वेक्टर आपके, सेम सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज, समझ देखो ना, एंड सेम सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। तो जो थर्ड आपके थर्ड और क्लोजिंग साइड होगी इस ट्रायंगल की, तीसरी साइड और क्लोजिंग साइड जो होगी ये वाली साइड, ये वाली जो साइड होगी जिसको कि आप ऑपोजिट ऑर्डर में लेंगे, किसको ऑर्डर में लेंगे? ऑपोजिट। ये दोनों आपके एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में थे, तो ये आपने थर्ड साइड को किस ऑर्डर में लिया? क्लॉकवाइज सेंस में लिया है थर्ड साइड को, है ना। तो ये थर्ड साइड जो होगी ये रिजल्टेंट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का रिजल्टेंट क्या है? ये तो तीसरी साइड है, ये रिजल्टेंट है। तीसरी साइड आपकी क्या है? रिजल्टेंट है ए और बी का, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो आर वेक्टर है, ठीक है जी। तो आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर। आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए और बी का रिजल्टेंट क्या है? आपके पास आर वेक्टर है। और कैसे फाइंड किया आपने कि आपका जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल की जो दो साइड्स थी, ट्रायंगल की दो साइड क्या शो कर रही है? ट्रायंगल की दो साइड शो कर रही है रेस्पेक्टिव वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर शो कर रही है, जो कि सेम ऑर्डर में है। जो थर्ड साइड होगी, क्लोजिंग साइड होगी हमारे ट्रायंगल की, जो कि उल्टे ऑर्डर में ली जाएगी, रिवर्स ऑर्डर में ली जाएगी, तो थर्ड साइड क्या कहलाएगी? रिजल्टेंट कहलाएगी ए और बी का, समझ रहे हो। अब आप उसको स्केल से नाप लेना, भैया कितने सेंटीमीटर का है थर्ड साइड। और आपने यहाँ पे स्केलिंग तो यही रखी थी कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। इसको स्केल से नाप लो भैया कितना सेंटीमीटर आ रहा है, तो उस हिसाब से बता देना भैया कितने न्यूटन का वो है रिजल्टेंट ए और बी का, समझ गए ना। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट बता सकते हैं ए एंड बी का, समझ गए ना। तो उसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख लो। इफ द टू रेस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, if the two neighboring sides of the triangle, the two neighboring sides of the triangle taken in same order, represents the respective vectors, represent the two respective vectors. Then the third and the closing side of the triangle, taken in opposite order, will represent the what? Resultant of those two vectors, ठीक है जी। आप कैसे लिख सकते हैं? तो आर वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट है। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है? ट्रायंगल लॉ। पर अगर किसी बॉडी में 3 फोर्स लग रहे हो, 4 फोर्स लग रहे हो, 2 से ज्यादा फोर्स लग रहे हो, तो हम यूज करते हैं पॉलीगन लॉ। क्या यूज करते हैं? पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ इज फॉर, फोकस कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगन लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या बोलते हैं भाई? सपोज मैं कहता हूँ आपके पास एक पॉइंट ऑफ कैक्टस में बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ए वेक्टर लग रहा है ना, बी वेक्टर लग रहा है, ये सी वेक्टर भी लग रहा है, इसमें डी वेक्टर भी लग रहा है भाई, इसमें ई वेक्टर भी लग रहा है, इसमें एफ वेक्टर भी लग रहा है, इसमें जी वेक्टर भी लग रहा है। इतना सारे फोर्स लग रहे हैं, इसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, दिख रहे हैं? बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। मुझे क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट फाइंड करना है सभी फोर्सेस का।
सिंगल फोर्स लगाना है इस ऑब्जेक्ट पर, सिंगल फोर्स लगाना है। इतने सारे फोर्स लगाने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर कोई सिंगल फोर्स भी उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे तो दैट सिंगल फोर्स विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीस वेक्टर्स। कैसे फाइंड करेंगे? कुछ नहीं करना है, अभी आपने देखा सभी वेक्टर्स की टेल से टेल जुड़ी हुई है। तो आप एक वेक्टर पकड़ लो, ए वेक्टर पकड़ लिया आपने, ए वेक्टर है, ए वेक्टर इस तरफ है ना, ए वेक्टर आपने यहां पे लिया ए वेक्टर। बी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करो कि डायरेक्शन में वही रहे इसकी, है ना, और मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहे, पर बी वेक्टर की जो टेल है, बी वेक्टर की जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड पे टिका दो, बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड पे टिका दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये बी वेक्टर मैंने शिफ्ट कर दिया, है ना, बी वेक्टर की जो टेल है देख रहे हो, बी वेक्टर टेल को मैंने ए वेक्टर के हेड पे टिका दिया, मैग्नीट्यूड उतना ही है, डायरेक्शन वही है। अब सी वेक्टर को शिफ्ट करो, सी वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड पे रख दो, सी वेक्टर की जो टेल है उसको बी वेक्टर के हेड पे रख दो, डायरेक्शन वही रखनी है, मैग्नीट्यूड उतना ही रखना है, तो सी वेक्टर को आप बी वेक्टर के हेड पे ले आए, कोई दिक्कत। अब डी वेक्टर को शिफ्ट करो, डी वेक्टर को शिफ्ट करना है, डायरेक्शन वही रखनी है, मैग्नीट्यूड वही रखना है, इसकी टेल को सी वेक्टर के हेड पे ले आओ, ठीक है जी। सिमिलरली ई वेक्टर इस तरफ को है, ई वेक्टर आपका हो जाएगा, देन एफ वेक्टर नीचे की तरफ को, मेरा भैया आपका एफ वेक्टर ये और आपका एफ वेक्टर, लास्ट में जी वेक्टर नीचे की तरफ है, तो जी वेक्टर ये रहा भैया आपका जी वेक्टर, समझ गया ना। तो ये सारे वेक्टर आपने देखा सेम ऑर्डर में, इसमें सब के सब सेम ऑर्डर में, सेम सेंस में, किसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो जो क्लोजिंग साइड होगी इस पॉलीगन की, इसको पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी, ये वाली साइड, ये जो क्लोजिंग साइड है जो कि उल्टा ऑर्डर में ली जाएगी, ये सब के सब एंटी क्लॉकवाइज है, तो लास्ट वाले को क्या लिया, लास्ट वाली साइड को क्लॉकवाइज सेंस में लिया, तो ये आर वेक्टर कहलाएगी, ये रिजल्टेंट होगा इन सबका। आप चाहते हैं सब वेक्टर को हटा के इस ऑब्जेक्ट पर सिंगल फोर्स लगाओ, किस दिशा में, इस दिशा में, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आर वेक्टर क्या है यहाँ पर, रिजल्टेंट है, यहाँ पे आर वेक्टर क्या भाई, रिजल्टेंट है किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अप टू जी वेक्टर, जी वेक्टर तक का रिजल्टेंट सम है। और आपने एक बात नोट करी, अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, सबका मैग्नीट्यूड बराबर लिखा है, तो 5वां न्यूटन गया, 5वां न्यूटन गया, 5 5 5 5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, और अगर आप गौर से देखोगे तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना ही है, 5 न्यूटन के करीब आ रहा है, देखो साइज सेम है ना, सबका साइज सेम आ रहा है, आर वेक्टर का साइज यही आ रहा है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 ही आ रहा है, 5 ही आ रहा है, रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 5 न्यूटन ही आ रहा है, साइज देखो ना उसका रिजल्टेंट का, तो मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस वो भी 5 आ रहा है, ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपने ऐड करते हो ना केवल मैग्नीट्यूड देखा हो बल्कि डायरेक्शन भी कंसीडर करो, डायरेक्शन भी कंसीडर की हो, तभी ऐसा पॉसिबल है कि 5 प्लस 5 प्लस 5 5 आ रहा है, 5 प्लस 5 प्लस 5 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, समझ गए ना, समझ गए ना। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, दो से ज्यादा वेक्टर्स आपके पास होंगे, उनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं हम पॉलीगन लॉ की मदद से, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं हम, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो, इफ द consecutive sides, consecutive मतलब एक के बाद एक आने वाली साइड्स ऑफ द पॉलीगन, एक के बाद एक आने वाली साइड, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, if the consecutive sides of the polygon represent the respective vectors, represent the respective vectors, है ना, तो हमारे जो वेक्टर्स हैं वो पॉलीगन की साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, रिप्रेजेंट द रेस्पेक्टिव वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, और सबके सब सेम ऑर्डर में लिए गए हैं, सबके सब सेम ऑर्डर में लिए गए हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन, अब जो पॉलीगन ये हमारा पॉलीगन बन रहा है, जो क्लोजिंग साइड होगी, लास्ट वाली साइड, लास्ट वाली साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये सब आपके एंटी क्लॉकवाइज में थे, लास्ट वाली साइड आपकी क्लॉकवाइज में है, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर will represent the, comma देखे, will represent the resultant of all those vectors, will represent the resultant of all these vectors, तो ये आखिरी साइड इन सब की रिजल्टेंट है, ये जो आखिरी साइड है क्लोजिंग साइड जो है इन सब वेक्टर की रिजल्टेंट है, तो ये था आपका पॉलीगन लॉ और आपका, ठीक है। तो इससे आप चाहे पॉलीगन मेथड हो चाहे ट्रायंगल लॉ, इन दोनों तरीके से आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं,
समझ गए ना। पर ये दोनों अप्रोक्सीमेट मेथड है। कैसे बताना फिर अप्रोक्सीमेट, क्योंकि अगर जब इन वेक्टर को शिफ्ट करोगे, शिफ्टिंग में अगर 1 डिग्री इधर हो गया तो रिजल्ट क्या आएगा, गलत आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, गलत आएगा। अगर भैया बी वेक्टर को शिफ्ट कर रहे थे जब, है ना, ए आप बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड पे टिका रहे थे, उस दौरान आपने अगर 1 डिग्री का भी इधर उधर कर दिया तो समझो सब कुछ चौपट है, रिजल्ट गलत आएगा। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ग्राफिकल मेथड या अप्रोक्सीमेट मेथड। हमें एक्यूरेट मेथड चाहिए। एक्यूरेट मेथड की हमारे पास कौन सा है, एनालिटिकल मेथड। कौन सा है, एनालिटिकल मेथड। तो हम बात करेंगे भैया एनालिटिकल मेथड की, और वही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एनालिटिकल मेथड। ठीक है जी, हम बात करेंगे एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल मेथड देख लेते हैं हम लोग। तीसरा हमारे पास एनालिटिकल मेथड। ठीक है, मैं डेरिवेशन के लिए जाऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन तो आप लोग कर लेंगे। अगर आपको फिर भी डेरिवेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ठीक है। एनालिटिकल मेथड करने के डेरिवेशन कम डेरिवेशन है, बताओ। चलो देखो एनालिटिकल मेथड में क्या है। मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड आपको गिवन होगा, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपको गिवन होगा, और इन दोनों के बीच का एंगल भी गिवन होगा, इन दोनों के बीच का एंगल भी गिवन होगा। ठीक है जी, और मुझे इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। मैंने कहा जी रिजल्टेंट यहां भी आ रहा है, आर वेक्टर रिजल्टेंट फाइंड करना है। अगर ये दोनों ए और बी फोर्स वेक्टर है तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, फोर्स होगा। रिजल्टेंट भी क्या होगा, फोर्स होगा। तो जब रिजल्टेंट मुझे फाइंड करना है तो मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। क्योंकि भैया रिजल्टेंट तो वेक्टर ही होगा, वेक्टर में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो फाइंड करना होगा भैया आर वेक्टर का साइज क्या है, डायरेक्शन के लिए क्या फाइंड करेंगे, हम बताते हैं कि भैया ये ए वेक्टर से कितना एंगल पर, ए वेक्टर से कितना एंगल पर, अल्फा एंगल पर, या बी वेक्टर से कितना एंगल पर। या तो आर वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए या तो ये बता दो कि वो बी वेक्टर से कितना एंगल पर है या ए वेक्टर से कितना एंगल पर है। अल्फा फाइंड कर लो, अल्फा की डायरेक्शन शो करेगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम रिजल्टेंट का ये फाइंड करेंगे, साइज फाइंड करेंगे, और डायरेक्शन के लिए अल्फा फाइंड करेंगे भैया ए वेक्टर से कितना एंगल पर है। और थीटा क्या है, वो ए और बी के बीच का एंगल है। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। अल्फा क्या है, ए और आर के बीच का एंगल है। ये चीज का ध्यान रखना। तो रिजल्टेंट फाइंड करना भैया, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड होगा कितना, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। ए और बी के बीच का एंगल तो गिवन होगा तुम्हें। अगर तुम्हें ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा गिवन है, तो आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग आपके पास जो आती है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। ठीक है जी, यहां पे फाइंड करते हैं अल्फा। क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पे अल्फा फाइंड करते हैं। ठीक है जी, अल्फा कैसे फाइंड करेंगे भैया, tan अल्फा। अच्छा मुझे बताओ आदित्य, ये जो अल्फा बन रहा है कौन से वेक्टर से बन रहा है, हमारा जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है किससे बना रहा है, ए वेक्टर से बना रहा है, किससे नहीं बना रहा है, बी से नहीं बना रहा है। तो जिससे नहीं बना रहा है ऊपर वो आएगा बी sin थीटा, जिससे नहीं बना रहा है वो ऊपर आएगा अपॉन में जिस बी का ही cos थीटा प्लस बी का sin थीटा ऊपर आएगा, बी का ही cos थीटा नीचे आएगा, प्लस में आपको ए आ जाएगा। समझ गए ना। अगर आपको ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है और ए और बी के बीच का एंगल थीटा पता है तो आप अल्फा भी फाइंड कर लेंगे। समझ गए। तो ये आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका है। समझ गए ना। डिटेल में जाना है इससे कैसा आया ये, चलो वो भी देख लो। ये फॉर्मूले आपके आएंगे ट्रायंगल लॉ से आएंगे आपके फॉर्मूले। ठीक है कैसे, चलो देख लो। डेरिवेशन की बात कर लो, डेरिवेशन की बात कर लो। आदर्श ये है ए वेक्टर या आदर्श बी वेक्टर। थीटा इनके बीच का एंगल, थीटा इनके ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ए, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, थीटा है।
अब आपको रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, बी को शिफ्ट करना पड़ता है, पता है ना, बी को शिफ्ट करते हैं लोग। मैं बी को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया, बी को शिफ्ट करा आपने, यहाँ पे ले आया, डायरेक्शन भी वही रखनी है, देखो डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड उतना ही है, ये बी वेक्टर आपके पास है, ठीक है जी। अभी भी क्या है, ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये वाली जो डायरेक्शन, और बी वेक्टर की डायरेक्शन, ए वेक्टर की डायरेक्शन, बी वेक्टर की डायरेक्शन कितना भी थीटा, समझ रहे हो। अभी भी कितना एंगल है, दोनों की डायरेक्शन के बीच का थीटा एंगल है, समझ गए ना। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो भैया, ड्रॉ कर लिया। अब इस वाले बी वेक्टर को भूल जाएगा, इस वाले बी वेक्टर को भूल जाओ, आपने उसको शिफ्ट कर दिया। तो आपको पता है कि हमारे पास ए वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट कौन होगा भाई, आपको पता है रिजल्टेंट ये होगा, ये रिजल्टेंट होगा। अरे भैया ए और बी सेम ऑर्डर में ट्रायंगल हो, याद करो, ए और बी सेम ऑर्डर में है ट्रायंगल, तो जो थर्ड वेक्टर होगा उल्टे ऑर्डर में होगा, है ना, रिजल्टेंट, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो ये रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड में फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैं मानता हूं इसको आपका क्या, P Q R S, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का आपने ड्रॉ करा था, यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है, 90 मान लो। तो पहले हमें फाइंड करना है P Q का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, P Q फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे P Q, इसके लिए हम ट्रायंगल पकड़ेंगे वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, है ना, तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। बट दिक्कत ये है कि मुझे PS तो पता ही नहीं कितना है, PS नहीं पता मुझे, और इस वाली साइड में मुझे QR तो पता है कि A है, QR तो A है, बट RS का नहीं पता, RS कितना है, तो मुझे RS नहीं पता और PS नहीं पता, तो फिर भैया मैं ये कैसे फाइंड करूंगा और ये कैसे फाइंड करूंगा। तो उसके लिए पहले मुझे छोटा वाला ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा, छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PRS, इन ट्रायंगल PRS, PRS ट्रायंगल पकड़ो भैया। साइन थीटा की कितनी, साइन थीटा, ये थीटा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है PS, PS हाइपोटेन्यूज कितना तुम्हारा PR है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो PS अपॉन PR। अच्छा जी, PS की वैल्यू कितनी है, PS का क्या है PS, और PR तुम्हारे पास कितना है, PR का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, B का मैग्नीट्यूड, अरे B तो PR है, तो PS PR को क्या लिखते हैं, B लिखते हैं, B साइन B, तो यहां से PS कितना आ जाएगा, PS इक्वल टू P साइन थीटा, समझ गए। अब फाइंड करते हैं हम cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू कितनी भैया, सेम ट्रायंगल, cos थीटा कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है RS, हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास D, PR है ना, PR, तो यहाँ से PR की वैल्यू बताइए, PR क्या है, PR की B है, तो यहाँ से RS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B cos थीटा, B cos थीटा, तो हमारे पास दो चीज आ गई, RS की वैल्यू आ गई और PS की वैल्यू आ गई, PS की वैल्यू RS की वैल्यू, ठीक है जी। अब हम पकड़ते हैं बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS पकड़, ट्रायंगल अगर हम PQS को पकड़ लेंगे तो क्या होगा भाई, ट्रायंगल PQS देखना होगा, इन ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS में क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल PQS, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, PQS में क्या होगा, PQS, मैं बोलता हूँ PQ का स्क्वायर बराबर QS का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। QS को मैं क्या लिख सकता हूँ, QS कैन बी रिटन एज QR प्लस RS, QR प्लस RS का होल स्क्वायर प्लस PS का होल स्क्वायर, यहाँ पे PQ का होल स्क्वायर। अच्छा PQ की वैल्यू कितनी भाई, PQ कितना तुम्हारे पास, PQ जो है बेसिकली वो रिजल्टेंट है, ठीक है जी, तो उसको लिखते हैं R का स्क्वायर इक्वल्स टू QR, क्या तो तुम्हारे पास QR क्या है, QR जो है वो हमारा A है, QR कितना है, A है, A प्लस RS कितना भैया, RS की वैल्यू कितनी है, RS की वैल्यू B cos थीटा, B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस PS कितना भाई, B sin थीटा का होल स्क्वायर। खोल लो भैया इसको, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, है ना, प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा, इसको ओपन कर दिया है, प्लस B sin स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपने क्या R स्क्वायर है,
ठीक है जी। इस वाली टर्म में से वाली टर्म में कॉमन क्या है? b स्क्वायर कॉमन है, b स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बचेगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कॉमन होता है, तो हमारे पास क्या बचेगा भैया? r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर आएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो कि 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2ab cos स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो हमारे पास r कितना आ गया भाई? r बराबर आ गया r स्क्वायर, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या वही चीज आ गई जो कल दिखाई मैंने? ठीक है जी। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप ऐसा फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अब हम बात करते हैं कितने एंगल पर रिजल्टेंट कितना एंगल पर है। ये रिजल्टेंट ए वेक्टर से कितना एंगल पर है? मैं कहता हूं अल्फा एंगल पर है। रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल पर है? ये अल्फा एंगल पर है। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अल्फा एंगल पर ए से। तो अल्फा कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? इधर मैग्नीट्यूड, ये क्या था? मैग्नीट्यूड। पहले हमने क्या फाइंड किया? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड फाइंड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर में फाइंड किया, ठीक है जी। अब क्या फाइंड करेंगे? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे अभी? सेकंड केस में आपको डायरेक्शन मैं फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है, इसकी डायरेक्शन अल्फा फाइंड करना है। वही वाला ट्रायंगल पकड़ लो, कौन सा? PQS। इन ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS में तुम्हें भैया tan अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी? tan अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी? tan अल्फा तुम्हें मिलेगा परपेंडिकुलर PS अपॉन बेस QS। PS की वैल्यू कितनी है? PS ही है, और QS की वैल्यू कितनी है? QS का एक्सप्रेशन QR प्लस RS, ठीक है जी। तो tan अल्फा कितना आएगा भाई? tan अल्फा इक्वल्स टू PS की वैल्यू कितनी थी? b sin थीटा थी, याद होगा आप लोगों को। PS की वैल्यू b sin थीटा थी, है ना, अपॉन QR कितना है भैया? QR तो हमारा a है, a प्लस r कितना है? b cos थीटा। तो क्या अल्फा की वैल्यू भी यहां से फाइंड हो जाएगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एनालिटिकल मेथड है। तो एनालिटिकल मेथड बहुत इजी है। अगर आपको दो वेक्टर्स a एंड b का मैग्नीट्यूड पता हो, a और b के बीच का एंगल थीटा पता हो, तो आप रिजल्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन दोनों फाइंड कर लेंगे। बहुत इजी था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करें, चलिए भैया क्वेश्चन नोट करिए आप लोग बच्चों। लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चों अभी फ्लैश हो रहा है, इसको आप देख लीजिए क्वेश्चन। वो कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर फोर्सेस हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान देना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं, ठीक है जी। एक होता है बस ए वेक्टर, ये छोटा वाला फोर्स ए वेक्टर है, बड़ा वाला फोर्स कितना है? बड़ा वाला फोर्स कितना है? बी वेक्टर है। दो फोर्सेस हैं, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई? रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब ये कह रहा है कि छोटा फोर्स है, बड़ा फोर्स है। जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट वो छोटे वाले से 90 डिग्री पर है। रिजल्टेंट छोटे वाले से 90 डिग्री पर, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट जो है छोटे वाले फोर्स से 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर, समझ गए ना। तो मतलब हमारा जो रिजल्टेंट है वो किसी एक वेक्टर से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना डिग्री एंगल बना रहा है? मतलब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है। अल्फा वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। अरे भैया अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या होता है? रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है किसी भी एक वेक्टर से, या तो ए वेक्टर से या तो बी वेक्टर से। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्टेंट है वो छोटे वेक्टर मतलब ए वेक्टर से 90 डिग्री बना रहा है, तो मतलब अल्फा 90 डिग्री है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो सम है, ए और बी का सम, ए और बी का जो सम है, वेक्टर सम नहीं है ये मैग्नीट्यूड का सम है। ये सिंपल मतलब सिंपल सम है। मतलब ए का जो भी मैग्नीट्यूड है, मैं कहता हूं ए 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है,
ए 10 न्यूटन है, ये बी 20 न्यूटन है, तो ए और बी का सम कितना आ रहा है 30 न्यूटन आ रहा है। तो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड का सम है, किसका सम, मैग्नीट्यूड का सम कितना है 18 है, कितना है, और इनका वेक्टर सम, इनका रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 12 है। ये तो गहरा क्वेश्चन है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 है। अगर रिजल्टेंट क्या होता है, ए और बी का वेक्टर सम तो होगा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वैल्यू 12 समझ रहे हो, और अल्फा 90 डिग्री, ये सारे क्वेश्चन दिया हुआ। तो एक तरह से आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट उसने आपको दिया हुआ 12 न्यूटन, और ए और बी का सम कितना दिया हुआ है 18 न्यूटन दिया हुआ है। ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है, समझ गए ना, कोई दिक्कत। पहले वाले से क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम फर्स्ट आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट का स्क्वायर कर दो, पहले का स्क्वायर, पहले इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, पहले इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर, कितना हो गया 18 का स्क्वायर, है 324 बाई 324, ठीक है 324 होता है, ठीक है। अच्छा, उसने आपको अल्फा के 90 डिग्री दी है, अल्फा किससे बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो आल्सो अब होता है जो अल्फा है tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है, tan अल्फा 90 डिग्री है, अल्फा किससे बन रहा है, a से बन रहा है, a से बन रहा है तो ऊपर b आएगा, b का sin थीटा, थीटा कौन सा एंगल है, थीटा भैया ये वाला एंगल है, a और b के बीच का एंगल ये है थीटा, ये पूरा थीटा एंगल है, ये थीटा है, ठीक है जी, b sin थीटा अपॉन b cos थीटा प्लस a, ये आपके पास है ना, tan 90 होता है इनफिनिटी, tan 90 कितना होता है इनफिनिटी, तो ये आपका इनफिनिटी है, a प्लस बी cos थीटा को इधर ले आओ, सुनो मेरी बात, a प्लस बी cos थीटा को इधर ले आओ, इनफिनिटी को नीचे लेके जाओ, तो मेरे पास क्या रहेगा a प्लस बी cos थीटा अपॉन b sin थीटा अपॉन इनफिनिटी, b sin थीटा अपॉन इनफिनिटी, किसी चीज को इनफिनिटी से डिवाइड करो क्या मिलता है, 0 मिलता है, क्या चीज मिलता है 0, समझ गए ना। तो यहां से मेरे पास क्या रहेगा cos थीटा बराबर कितना रहेगा भाई, cos की वैल्यू कितनी आएगी -a अपॉन b आ जाएगी, क्या आएगी -a अपॉन b, कोई दिक्कत -a अपॉन b। तो मेरे को एक चीज तो ये पता है, इक्वेशन नंबर 3 मान लो, है ना, ये इक्वेशन नंबर 4 मान लो, हमें क्या फाइंड करना भाई, क्या फाइंड करना है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि दोनों फोर्सेस कितने कितने न्यूटन के हैं, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। आल्सो इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर तो आपके पास ही आएगा, आल्सो जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का कितना होता है, रिजल्टेंट का स्क्वायर जो होता है वो होता है a का स्क्वायर, सॉरी रिजल्टेंट कितना होता है वो होता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना, ये तो होता है 2ab cos थीटा, cos थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, cos थीटा की जगह लिखूंगा -a अपॉन b, ठीक है, -a अपॉन b लिखेंगे, यहां पे b से b गया, -2a स्क्वायर बचेगा, तो a स्क्वायर यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a स्क्वायर, ये तो बचेगा, इससे क्या आएगा b स्क्वायर -a स्क्वायर, ये तो आएगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कितना दे रखा है 18 न्यूटन दे रखा है, कितना दे रखा भैया 12 न्यूटन दे रखा है, कितना दे रखा है 12 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो b स्क्वायर -a स्क्वायर कितना आएगा 144, ये आएगा b स्क्वायर -a स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड 144, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका 12 है, क्योंकि रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, रिजल्टेंट 12 न्यूटन दिया हुआ है, तो आगे का 12 लिखेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो मेरे पास है b स्क्वायर -a स्क्वायर 2, ठीक। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, ये होता है b माइनस a, b to b प्लस a इक्वल टू 144, b प्लस a की वैल्यू कितनी रखी है 18 दे रखी है, b प्लस a की वैल्यू कितनी 18 दे रखी है, तो b माइनस a कितना निकल जाएगा भैया, b माइनस a बराबर 144/18, 144/18 कितना होता है, 144/18 कितना होता है 8 होगा ना, तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन, b माइनस है 8 न्यूटन है, b प्लस 18 न्यूटन है, अरे b और a का जो डिफरेंस है वो 8 न्यूटन है, b दोनों का सब 18 न्यूटन है,
कब पॉसिबल है ए बी माइनस ए इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब 4 को फर्स्ट सॉल्व कर लो, इक्वेशन नंबर 4 है ना, दोनों सॉल्व करो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, ये इक्वेशन नंबर 4 है, b माइनस ए 8 न्यूटन, b प्लस ए 18 न्यूटन, दोनों सॉल्व करो। तो b की वैल्यू कितनी आएगी भाई, a की वैल्यू तो आपके पास a की कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 26 13 न्यूटन, 13 और 5 a आ जाएगा आपके पास 30 न्यूटन और b कितना आ जाएगा 5 न्यूटन आ जाएगा। ए 5 न्यूटन, क्या क्या थी ए 5 न्यूटन, a 5 न्यूटन है। हां देखो ये 5 न्यूटन आ जाएगा, ये 30 न्यूटन। सिंपल था, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इक्वेशन नंबर 3 की जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 3 की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, समझ रहे हो, इक्वेशन नंबर 3 की जरूरत पड़ेगी नहीं, इक्वेशन नंबर 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी 30। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, सी सही है ना, सी यस। चलिए अब आगे बात करते हैं लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, किसकी बात करते हैं लोग, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कितने टाइप के आपके वेक्टर्स होते हैं, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं देख लेते हैं हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। चलिए